नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के भीतर होती राजनीतिक मोर्चेबंदी से सबसे पहले हम आपको खबरदार करते हैं। 1 जून का दिन है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सियासी हलचल नजर आ रही है, वो किस तरीके से राजनीतिक पारा देश का बढ़ाने वाली है, उससे हम आपको खबरदार करते हैं। दरअसल केंद्र समेत कम से कम 5 राज्यों में इस समय बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वहां पर कुछ फेरबदल होने हैं। अब किसी को मंत्री पद मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसी को संगठन में जगह मिलेगी, किसी का पत्ता मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से कटने वाला है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से एक बार फिर राजनीतिक रूप से चौंकाने वाले हैं? एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती। देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ। राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी। यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं। जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है। इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है। मतलब केंद्र के बाद
यूपी का प्लान तैयार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है। तारीख नोट करिए 10 जून। जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं जो चुनकर आ रहे हैं। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी। दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एक राजनीतिक मोर्चेबंदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, जहां पर सवाल यह है कि क्या बंगाल में जो हिंदू वोटों की लहर नजर आई थी उसको 2027 तक उत्तर प्रदेश में कायम करने का प्रयास है। योगी आदित्यनाथ आजकल बहुत आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी इस तरह का एक बयान दिया था और फिर अब गाजियाबाद की घटना का जिक्र बगैर किए हुए उन्होंने कहा कि शस्त्र उठाना ही होगा अगर सामने खर दूषण हो। याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना। यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भरकर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी? एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है?
रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी। व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे? याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में न बंटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं। एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को। यहाँ तक कि इसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं। अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
सियासी भावनाओं के पीछे के राजनीतिक आंकड़ों को भी समझना जरूरी हो जाता है और ऐसे में हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से इस बयान के कुछ मायने भी समझाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एसपी बीएसपी महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2024 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 11, बीजेपी को 12, आरएलडी को 2 और आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली। यानी बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। क्या इसीलिए 9 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले आक्रामक बयान देते मुख्यमंत्री योगी दिखते हैं? जहां गाजियाबाद के असद हत्याकांड के बाद एनकाउंटर हुआ तो भले विपक्ष सवाल करे, लेकिन असद जहां रहता था वहीं के मुस्लिम नागरिक कहते हैं जिसने गलती की उसके साथ सही हुआ। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर हुई हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ भड़क गए। असद जैसे नौजवानों के परिवारों को खबरदार कर रहे हैं। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति। 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में कर दी। इस वारदात के 50 से 55 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। असद के पिता के इस घर पर आगे बुलडोजर की कार्रवाई पर मुनादी होने लगी। नायब तहसीलदार गाजियाबाद, आपके द्वारा काम थोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। असद का ये घर मौका वारदात से थोड़ी ही दूर है जहां सूर्या की हत्या हुई। इस वारदात के बाद जब असद का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके पड़ोसी, उसे जानने वाले कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, वारदात को लेकर क्या बताना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पहुंचते हैं जहां एनकाउंटर के समर्थन में एक राय नजर आती है। जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो एनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश हैं। पुलिस की कार्रवाई किस तरह देखते हैं? बहुत बढ़िया हुआ, ये बढ़िया गया है। जिन्होंने भी करा ये कार्रवाई जाएगी, बहुत बढ़िया करा है। पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं होता तो उसको हो सकता है बढ़ती, मतलब उसकी हौसले बुलंद होते हैं उसके। तो लगता है सही कार्रवाई प्रशासन को। बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ इस कार्रवाई। गड्ढा हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें, जैसा करिए। किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि किसी का एनकाउंटर वो करने घटना कर दे कोई। ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की। असद के एनकाउंटर को लेकर खोड़ा इलाके में कोई विरोध नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खोड़ा इलाके के लोग मानते हैं कि असद के गुनाह की वजह से वर्षों के भाईचारे पर सवाल या निशान लग गया, जबकि इससे पहले दावा है खोड़ा में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। बिल्कुल भाईचारा जी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में देखो आप, बात ही नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई। आज तक 35 साल हो गए मुझे खोड़े के अंदर। बचपन से आगे 5 साल का 44 साल का हो गया। हम लोग के बदनामी हो रही है और इतना बढ़िया यहाँ पे भाईचारे बन के हम लोग रहते जो भी आज तक ऐसा कोई हरकत हुआ नहीं। इसने जो करा है बहुत गलत करा है। जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन। अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे। अगर दिक्कत थी उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। अगर उससे कोई दिक्कत थी तो हत्या नहीं करनी। असद कुछ महीने पहले ही खोड़ा के इस घर में रहने आया था।
पड़ोसियों का कहना है कि असद की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसने ईद पर इस वारदात को अंजाम देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था, और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचा उसका तो एनकाउंटर हो जाए, उसके जो 60 वाले पकड़े गए ना उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। भाजपा जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। हमारे हिसाब से तो वो बच्चा मरा वो बहुत गलत मरा और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी इस बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं जो सुबह शाम आवारागर्दी करते फिरते हैं, दोस्ती यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। सूर्या की मां ने बेटे के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। एनकाउंटर के बाद प्रशासन की टीम असद के पिता के घर पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। सूर्या की हत्या के बाद पूरे इलाके में भले शांति हो लेकिन तनाव अब भी है। सूर्या के घर के बाहर उसकी फोटो लगाकर परिवार और पड़ोसी बैठे हैं। आसपास के लोग सूर्या को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोगों के मन में अब भी गुस्सा भीतर ही भीतर धधक रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज असद जैसे अपराधियों के परिवारों को ही खबरदार नहीं किया। उनका गुस्सा उन लोगों पर भी फूटा जो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं के लिए गाय मां के समान है, माता समान है और गाय के सम्मान के लिए किसी घोषणा की, सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। बिजनौर में मौका था विकास परियोजनाओं की सौगात देने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक गाय को लेकर चेतावनी देते दिखते हैं। सवाल है क्यों? हमने गाय को माता माना है तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी साजिश देख ली? और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक यूपी में गौ हत्या की सजा याद दिलाने लगे? तो यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। बकरीद पर गाय को लेकर पश्चिम बंगाल में सख्त नियम लागू हुए तो देश भर की सड़कों पर पोस्टर लिए ये लोग दिखने लगे, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग होती रही। कुर्बानी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को, गोरू को, जो क्या नाम है, उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है। पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, बिरादराने वतन को इससे तकलीफ है, इससे आस्था जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है छोटे जानवर का। हम बकरा करेंगे, बकरी करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पीछे अरशद मदनी और हामिद अंसारी समेत मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं की तरफ से तर्क ये दिया गया कि इससे शांति और सद्भाव मजबूत होगा। लेकिन फिर क्यों योगी इस मांग पर सवाल उठाते हैं? तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है।
क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? योगी के नाराज होने की वजह गाय को लेकर दिए गए वो अजीबोगरीब बयान हैं, जिनमें योगी को तंज दिखा। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा, वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ नाराज उन लोगों से दिखे जिन्होंने सोशल मीडिया पर गाय की तस्वीर लगाकर ईद की बधाई दी। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। गाय पर योगी की तरफ से खींची गई इस नई लकीर के कई सियासी मायने हैं। सबसे बड़ा संकेत तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वालों की नीयत पर सवाल उठाने से जुड़ा है, जो हिंदुओं की भावनाओं को जानते हुए भी गोकशी की वकालत करते हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकशी को प्रश्रय देते हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी ने गाय पर इस तरह का बयान दिया हो। महीने भर पहले भी गाय को देवतुल्य बताया था। योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तब गौ सेवा उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती है, जहां नाम से पुकार कर गुड़ रोटी खिलाते योगी आदित्यनाथ देखे जा चुके हैं। इसीलिए गौ माता को जब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हुई तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि गाय हिंदुओं के लिए कितनी पवित्र है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। बिजनौर में मौका तो पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को यूपी में जमीन देने का था, लेकिन योगी ने अचानक गाय पर बोलना शुरू किया तो फिर वो पाकिस्तान के मजहबी कट्टरवाद की याद दिलाने तक गए। ऐसे में योगी के तेवरों से साफ है कि 2027 के चुनावी समर में योगी हिंदुत्व वाली पिच पर हार्ड बैटिंग करने वाले हैं। बेटियों से छेड़खानी करने वाले, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका भी भरपूर इलाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये खबर वृंदावन से है, जहां पर परिक्रमा कर रही लड़कियों से कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे थे। आगे हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लड़कियों से छेड़छाड़ पर यूपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। एक मनचला बाइक पर बैठकर पानी की बोतल से परिक्रमा करती लड़कियों को मार रहा था। मनचले की इस हरकत का परिक्रमा कर रहे लोगों ने विरोध किया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह मनचला लंगड़ाता हुआ माफी मांगता दिखा। आरोपी मिठाई बनाने का काम करता है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अधिक मास की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से वृंदावन पहुंच रहे हैं, और उसी क्रम में ये तस्वीरें सभी मंचलों के लिए एक सबक है। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर आज 35 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें कलिता मांझी का भी नाम है।
उनकी जो पूरी कहानी है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प, बहुत अहम है इसे जानना कि वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी और चुनाव लड़ने तक यही काम करती थी। आज देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है। আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন? না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী কবে। राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती हैं, बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। জায়গায় যাওয়া তো আমার খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ এটা আমার স্বপ্নে ভাবা ছিল না এবং স্বপ্ন করাটাই কিন্তু যে আমাকে আমার দল এবং মোদীজি এই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি খুব খুশি। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है। कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाता है। कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी। फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। 2 साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद खंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती हैं। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं, जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है। एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार। कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया है। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती है, बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है। इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है। एक घरेलू कामगार। ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल तो गया ही, क्या उनके हाथ से उनके जीते हुए विधायक सांसद भी जा रहे हैं? सवाल पूछने की वजह है कि कल टीएमसी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें 80 में से केवल 20 विधायक आए, 60 विधायक उसमें नहीं आए। और कुछ ही समय पहले की बात है कि 2 विधायकों ने ये शिकायत भी दर्ज की कि उनके फर्जी दस्तखतों के साथ चीफ विप का चुनाव किया गया है।
अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ। 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल हैं 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे। फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया। अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई। विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे। जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए। और अब आम आदमी के हित की खबर। सबसे ज्यादा जिस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, बेरोजगार युवा, रेड़ी वाले, ठेले वाले ये सब करते हैं, उसकी कीमत बढ़ गई है। छोटू सिलेंडर, जिससे जो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है, उसकी कीमत 11 रुपए बढ़ी है और पिछले 2 महीने में 323 रुपए ये महंगा हो चुका है। सिलेंडर छोटा, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए। महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है। बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे। चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है। इस 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हों, होटल वाले हों, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा? जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है? पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो
एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब ये 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं। पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना? महीना भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये। पहले 500 रुपये का खरीदते थे भरा हुआ सिलेंडर। भरा हुआ सिलेंडर 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था। नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ? गैस के साथ तो महंगा आता, करीब 1100 रुपए का। खाली सिलेंडर? खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का। अब तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है। वो भर के या खाली वाला? अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो। तो आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 800-850 रुपए का ही है? लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए। अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं। रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है। पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया। 250 रुपये किलो? बिल्कुल। तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं? जी जी, क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। जी। तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना? नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से, कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं। कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी? और अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए खबरदार करना है। 12वीं की सीबीएसई की जो परीक्षा हुई, उसमें पहले ही जो गड़बड़ियां रही वो हमने आपको बताई। उसके बाद जो री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, उसमें घंटों तक पोर्टल खुला ही नहीं। सीबीएसई कहती है कि 1 जून को जो आप है, जो आपने स्कैन शीट्स पाई हैं, अगर आप में उनको कई कमियां नजर आती हैं, डिस्क्रिपेंसीज नजर आती हैं, तो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। और आज 1 जून है और सुबह से देखा जा रहा है कि देश भर में जो लाखों विद्यार्थी हैं सीबीएसई का पोर्टल नहीं खोल पा रहे। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि हम सीबीएसई की वेबसाइट पर हैं, जहां से हम मेन वेबसाइट के लिए क्लिक करेंगे और यहां से अगर आप नीचे जाएंगे, आप जाएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस की ओर। ये वो पोर्टल है जिस पोर्टल को लाखों ही विद्यार्थी इस समय चला नहीं पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसके जरिए वो अपनी शिकायत सीबीएसई तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2026। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया था और जब उनको स्कैन कॉपीज मिल गई और उन्होंने स्कैन कॉपीज में बहुत सी कमियां पाई, फिर वो आवेदन करें इवैल्यूएशन के लिए, मार्क्स टोटलिंग के लिए। तो 1 जून को सीबीएसई ने कहा था कि वो पोर्टल खुलेगा, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा द साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो साइट है वो नहीं चल पा रही है। अभी भी जो विद्यार्थी हैं इंतजार कर रहे हैं कि जो साइट है वो चले, रीवेरिफिकेशन के लिए, साथ ही रीमार्किंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए जो बच्चे हैं वो आवेदन कर पाए। 29 की डेट दी गई थी 29 से लेके आज 1 जून है एंड सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चल रही है। मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो साइट इज़ अंडर अपडेशन, आज का डे कहा गया था कि आज ही चलेगी, बट साइट अभी भी अपडेशन पे है। मैं सीबीएसई से यही कहूँगी कि वो अपना वेबसाइट को अपडेट करे और इन बच्चों के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि इसके कारण बच्चे बहुत परेशान हैं मेंटली, और वो खाना नहीं खा पाते हैं। बच्चे तरह तरह के माइंड में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और उसका फल अच्छा मिला नहीं है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, फिर भी रिजल्ट अच्छा आया नहीं है। मैं सीबीएसई से यही बोलूँगी कि वो अपने वेबसाइट को अपडेट करे, इन लोगों के साथ
इंसाफ करे। लखनऊ में रविवार को अक्सर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल की वजह से आम लोगों के साथ साथ जो छात्र परीक्षा देने जा रहे थे उन सबको परेशानी हुई। दरअसल जो संविदा पर भर्ती ड्राइवर कंडक्टर रहे उनकी ये हड़ताल थी, क्योंकि अब ये फैसला किया गया है कि उन्हें प्राइवेट ऑपरेटरों के हवाले किया जाएगा। ऐसे में जो कंडक्टर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर संविदा पर भर्ती ही क्यों की गई। लखनऊ के लाल बत्ती चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश करते ये रोडवेज के 4 संविदा कर्मी जो बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे और खुद पर छिड़कने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया। सवाल है कि जिन्हें बसों में टिकट काटना चाहिए वो आत्मदाह करने की कोशिश क्यों करते हैं। लखनऊ की सिटी बसों में सेवा देने वाले सैकड़ों ड्राइवर कंडक्टर की कई दिनों से हड़ताल से शहर की रफ्तार दावा थमने लगी, क्योंकि साल 2021 में भर्ती किए गए संविदा कंडक्टर को विभाग में लगातार सेवाएं देने के बाद हटाकर अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा। कभी बसों में चढ़कर टिकट काटने वाले ये कंडक्टर अब पुलिस की बस में चढ़कर प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। एक मौका ये भी है जब एक और बस में ये सभी परिचालक जाने को मजबूर हैं, हाथ में अखबारों की कटिंग लिए। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों को विभाग से बाहर कर निजी कंपनियों के हवाले करने की योजना बनाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर विभाग को काम नहीं करवाना था तो फिर भर्ती क्यों की गई, अखबार में खबर क्यों छापी गई। इस पर अफसरों की दलील है तत्कालीन अधिकारियों से गलती हुई। मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मुझे संविदा पे भर्ती किया गया, मुझे संविदा पे ही रखो। केवल एक ही मांग है, या तो यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर किया जाए या तो संविदा बेस पर यही काम लिया जाए। तो इनका सवाल सीधा है, क्या संविदा कर्मचारियों का भविष्य सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देने के लिए? इन लोगों का कहना है कि प्राइवेट कंपनी 25 से 30 हजार की सिक्योरिटी बनी मान रही है, लेकिन जब तनख्वाह इतनी नहीं तो फिर ये पैसा लाकर कहां से दे। चौंकाने वाली बात यह कि अधिकारियों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बट हम लोगों ने तो ये कंपनी के थ्रू पहले ही से कर रखा था, बट वो जो उस तत्कालीन एमडी थी ये उनकी गलती थी। ठीक है, अभी सिक्योरिटी की बात रही तो हम लोग 5000 ही अभी हम लोगों ने हमने बोला है, बट जो 30,000 आप बता रहे हैं ये मेरे नॉलेज में नहीं है, उसको हम देखेंगे। बट हम लोग यही चाहते हैं कि लोग आ जाएं। पहली प्रायोरिटी है कि कंपनी की जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, वो आएंगे, उसके बाद से जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी तब भर्ती की जाएगी। इस मामले में परिवहन विभाग का कहना है कि राज्य के जिन भी जिलों में सिटी बस चल रही है वहां सभी प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए गए। सिर्फ लखनऊ में ये प्रक्रिया नहीं थी जिसे अब लागू कर दिया गया है। आज तक ने जब उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिया कि जगह बनने पर परिवहन विभाग में इन संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चाहते हैं कि मैंने हमको जो है जो पहले जिस तरह से हम लोग थे उसी तरह से रखा जाए, लेकिन इधर आउटसोर्सिंग क्योंकि कुछ नगरीय सेवाएं वो 15 साल आयु पूरी करने के बाद वो गाड़ियां जो है स्क्रैप हो गई, तो अब ये लोग खाली हो गए हैं। ऐसे अभी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इसको समायोजित किया जाएगा। सवाल है कि किसी अधिकारी की वजह से इन संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर गफलत हुई तो इसमें सैकड़ों कंडक्टर का क्या कसूर है? क्या अधिकारियों की गलती की सजा परिवहन विभाग अपने ही कर्मचारियों को दे सकता है? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही।